नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, झारखंड में अनेक प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। उसी में से आज एक प्रमुख जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे, जो है मुंडा जनजाति। आज हम लोग देखेंगे कि मुंडा जनजाति का आगमन कैसे हुआ। अलग अलग विद्वानों ने इसके पीछे अलग अलग तर्क दिए हैं, हम आपको भी बताएंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि झारखंड में मुंडाओं का आगमन हुआ, यहाँ लोग रहने लगे तो इनकी शासन व्यवस्था कैसे चलती थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आगामी जेपीएससी जैसे एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से आप एक प्रश्न को हल कर पाएंगे और एग्जाम में आने वाले प्रश्न को आप आसानी से बना पाएंगे। झारखंड की जनजाति से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने से पहले आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि जनजाति किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। वैसे लोग जो एक निश्चित क्षेत्र कहने का मतलब यहाँ पहाड़ और जंगल से है। वैसे लोग जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी भाषा अलग होती है, संस्कृति अलग होती है, खान पान अलग होती है, रीति रिवाज अलग होती है। आधुनिक काल की तुलना में, आधुनिक काल में भी तो रीति रिवाज हैं, खान पान है, भाषा है, संस्कृति है, लेकिन आधुनिक काल की तुलना में जनजातियों की भाषा अलग होती है, संस्कृति अलग होती है, खान पान अलग होती है, रीति रिवाज अलग होती है। वैसे लोग को हम लोग जनजाति कहते हैं। अर्थात सीधे सीधे आप ये भी कह सकते हैं कि वे परंपरागत विधि के अनुसार जीते हैं, वे समय के अनुकूल ढल नहीं पाते हैं। वैसे लोग को हम लोग जनजाति कहते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आया होगा। अगर हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं मुंडा जनजाति के बारे में, मुंडा जनजाति की एक अपनी भाषा होती है जिसे हम लोग मुंडारी कहते हैं। एक इसकी अलग भाषा होती है जिसे हम लोग मुंडारी कहते हैं। लेकिन मुंडा अपनी भाषा को होडो जागर के नाम से जानते हैं, होडो जागर के नाम से जानते हैं। मुंडा प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड समूह के लोग हैं। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड समूह के अंतर्गत आते हैं और इनकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा से संबंधित है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि जो ये मुंडारी भाषा है वो ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा से संबंधित है। तो आप इस चीज़ों को लिख लीजिएगा। प्रश्न ये भी आता है कि मुंडाओं का आगमन झारखंड में कैसे हुआ। इसके पीछे अलग अलग तर्क हैं। अगर हम आपको पहला तर्क बताना चाहें तो आप लिख सकते हैं। कई विद्वान ये कहते हैं कि मुंडा यहाँ के निवासी नहीं हैं, ये तिब्बत के निवासी हैं। दूसरा तर्क आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कुछ विद्वानों ये भी कहते हैं कि मुंडा का आगमन भारत के दक्षिण पश्चिम भागों से हुआ है। मुंडाओं का आगमन भारत के दक्षिण पश्चिम भागों से हुआ है और ये आकर के इनका आगमन हुआ, फिर ये मध्य प्रदेश में आए। अब मध्य प्रदेश में पहले से आर्यों का दबदबा था, आर्यों का दबदबा था, जिसके कारण ये मध्य प्रदेश में ना रह करके झारखंड में आए। इस चीज़ों को आप समझिएगा। पहला तर्क ये है, पहला विद्वानों ने ये कहा है कि ये तिब्बत के निवासी थे। दूसरा तर्क हमें ये देखने को मिलता है कि भारत के दक्षिण पश्चिम से मुंडाओं का आगमन हुआ, उसके बाद ये मध्य प्रदेश में आए। लेकिन ये मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं रुके क्योंकि यहाँ पहले से आर्यों का दबदबा था। तीसरा तर्क ये भी देखने को मिलता है कि भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से मुंडाओं का आगमन हुआ। अब जो मुंडाओं का आगमन हुआ तो ये झारखंड में डायरेक्ट आए और झारखंड में आने के बाद ये असुरों को पराजित किए। असुर पहले झारखंड में रहा करते थे, तो असुरों को पराजित किया और असुरों को पराजित करने के बाद असुरों की जगह को हथिया लिए, आधिपत्य कर लिए। उसके बाद ये अपना शरण स्थल बनाए। तो इस चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। 3 तर्क हम आपको बताएं जो कि आपके सामने है। अब मुंडा लोग यहाँ रहने लगे, यहाँ
जंगल रहा करता था। झारखंड में जंगल अधिक हुआ करता था, जंगल यहाँ रहा करता था। जंगल में लकड़ियाँ काट दिए, पेड़ पौधों को वहाँ साफ किए, पत्तों को साफ किए, उसके बाद वहाँ एक खेत का निर्माण किए। एक खेत का निर्माण किए जिसे हम लोग खुटकट्टी खेत के नाम से जानते हैं। खुटकट्टी खेत के नाम से जानते हैं। और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, मुंडाओं की संख्या बढ़ती गई। एक गांव का निर्माण हुआ तो उस गांव को हम लोग खुटकट्टी गांव के नाम से जानते हैं। खुटकट्टी गांव के नाम से जानते हैं। और जो ये खेत बनाने वाला व्यक्ति हुआ करता था, जो ये खुटकट्टी खेत का निर्माण करता था, उससे हम लोग खुटकट्टीदार कहते हैं। उससे हम लोग खुटकट्टीदार कहते हैं। चीज़ों को समझिएगा। मुंडाओं द्वारा बनाया गया खेत को हम लोग खुटकट्टी खेत कहते हैं। मुंडाओं द्वारा बनाया गया गांव को हम लोग खुटकट्टी गांव कहते हैं। और जो गांव या खेत बनाने के काम जो लोग करते थे उसे हम लोग खुटकट्टीदार कहते हैं। धीरे धीरे मुंडाओं की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। अब जाहिर सी बात है, अगर मुंडाओं की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी तो धीरे धीरे गांवों में भी वृद्धि होने लगी। पहले जो मुंडा लोग थे वो गांव को हातू कहा करते थे। जैसे आप अभी एक गांव को गांव कहते हैं, वैसे लोग पहले हातू कहा करते थे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहें तो बिरसा मुंडा का जन्म उल्ली हातू में हुआ। पहले लोग गांव को हातू कहते थे, ठीक है, तो उल्ली हातू में हुआ क्योंकि किसी भी गांव को पहले हातू कहा जाता था। इसलिए अगर आप कभी पढ़ते होंगे कि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ वो उल्ली हातू हुआ, ठीक है। यहाँ से आपका ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि जो लोग अभी आप गांव कह रहे हैं जिस क्षेत्र को, उस क्षेत्र को पहले लोग हातू कहा करते थे। तो धीरे धीरे मुंडाओं की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। अब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है हातू में भी वृद्धि होगी, गांवों में भी वृद्धि होगी। तो पहले एक गांव हुआ करते थे तो इसे संचालित करना आसान काम था, संचालित किया जा सकता था। लेकिन अब तो एक से अधिक गांव हो गए तो इसे संचालित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत पड़ी ताकि किसी भी गाँव को अच्छे ढंग से संचालित किया जा सके। जैसे कि आज से अगर हम तुलना की जाए तो अगर आप प्रखंड स्तर पे देखा जाए तो अलग प्रशासनिक सेवा है, जिला स्तर पे अलग प्रशासनिक सेवा है, राज्य स्तर पे अलग प्रशासनिक सेवा है, देश स्तर पे अलग प्रशासनिक सेवा है। प्रशासनिक सेवा इसलिए है क्योंकि अच्छे ढंग से किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी जिला, किसी भी प्रखंड को चलाया जा सके, अच्छे ढंग से संचालित किया जा सके। ठीक उसी तरह से इन लोग को भी प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत पड़ी क्योंकि अब यहाँ एक से अधिक गांव हो चुके थे, एक से अधिक हातू हो चुके थे। अभी भी अगर आप देखिएगा तो जिला स्तर पे अलग प्रशासनिक व्यवस्था होती है, राज्य स्तर पे एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था होती है, देश स्तर पे एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था होती है। लेवल उन लोग का अंतर है, कोई जिला स्तर का प्रशासनिक व्यवस्था है तो कभी कोई देश स्तर का प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है। तो उसी तरह से इनको एक प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत पड़ी। इन्होंने त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया, त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया। जो सबसे निम्न स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसे हम लोग हातू कहते हैं, ठीक है। और उस हातू के जो प्रमुख हुआ करते थे वो हातू मुंडा हुआ करते थे। उसके जो ऊपर, हातू के ऊपर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसे हम लोग मध्यम प्रशासनिक व्यवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है, वो प्रशासनिक व्यवस्था पट्टी थी। और पट्टी के जो प्रमुख हुआ करते थे वो मानकी थे। सबसे मुंडा शासन व्यवस्था में सबसे सर्वोच्चतम प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ा प्रशासनिक व्यवस्था थी। यह जो पढ़ा प्रशासनिक व्यवस्था है वो मुंडा शासन व्यवस्था का सबसे सर्वोच्च प्रशासनिक व्यवस्था है। और पढ़ा प्रशासनिक व्यवस्था के जो सबसे प्रमुख हुआ करते थे वो पढ़ा राजा हुआ करते थे, ठीक है। अगर आप कोई बुक को पढ़ेंगे तो आपको बुक में एक शब्द मिलेगा युवा गिरह। युवा गिरह को मुंडा शासन व्यवस्था में गिती ओड़ा कहा जाता था। युवा गिरह को, ये युवा गिरह क्या होता है? युवा गिरह आप कह सकते हैं कि यह विवाहित लड़का एवं लड़कियों की शिक्षा प्राप्त करने की स्थल हुआ करती थी। युवा गिरह किसे कहते हैं? तो वैसे
या विवाहित, ध्यान दीजिएगा, या विवाहित युवा एवं उक्तियां जहां शिक्षा प्राप्त करते थे उसी को हम लोग कहते हैं युवा गिरह। अगर आप लोग ढेर अंदर तक जानकारी प्राप्त करना है तो युवा गिरह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक लैंगिक युवा गिरह, एक होता है द्विलैंगिक युवा गिरह। एक लैंगिक युवा गिरह उसे कहते हैं जो युवा एवं उक्तियां सुबह जाते हैं और शाम तक वो शिक्षा प्राप्त करके घर चले आते हैं, उसे हम लोग एक लैंगिक युवा गिरह के अंतर्गत रखते हैं। और वैसे युवा एवं युक्तियां जो शाम को जाते हैं और रात भर वहीं बिताते हैं फिर सुबह आते हैं, वैसे युवा एवं युक्तियां को हम लोग द्विलिंगीय युवा गिरह के अंतर्गत रखते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ ये चीज़ याद रखना है कि मुंडा शासन व्यवस्था में युवा गिरह को गीति ओड़ा कहा जाता था। अब युवा गिरह क्या है हम आपको बताएं कि युवा गिरह एक स्थल है जहाँ या विवाहित युवा एवं युक्तियां शिक्षा प्राप्त करती थी, उसी को हम लोग युवा गिरह कहते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ों को देखिए। हाथू मुंडा हम आपको बताएं कि कोई भी गांव का जो मुख्य आदमी होता था, ठीक है, त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था में ये आपको हाथू मिला। हाथू का जो मुख हुआ करता था वो हाथू मुंडा था। ठीक है, ये गांव का प्रधान जिसे हाथू मुंडा कहते हैं। हम आपको बताएं कि ये भी एक प्रशासनिक व्यवस्था थी हाथू, और हाथू का जो प्रधान हुआ करता था वो था हाथू मुंडा। इनके सहायक जो थे वो पाहन थे। सहायक कहने का मतलब आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर हाथू मुंडा किसी कारणवश नहीं रहे, या तो वो कहीं गए हों या अनायास अगर उनकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हाथू मुंडा का कार्य पाहन संभालेंगे। जस्ट उसी तरह से आप समझ जाइए, अगर राष्ट्रपति अपने पद पे ना हो, वो कहीं गए हो या तो उनकी मृत्यु हो जाए, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हाथू अपने पद पे कार्यरत ना हो, हाथू मुंडा अपने पद पे कार्यरत ना हो, तो इनके कार्य को पाहन करेंगे। ठीक है, अब बात ये भी आता है कि अगर हाथू मुंडा अपने पद पे कार्यरत रहते भी हैं तो पाहन खाली बैठता है, तो पाहन का भी एक अलग काम होता है। जैसे हम आपको भी बताएं कि अगर राष्ट्रपति ना हो तो राष्ट्रपति का काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति हो अपने पद पे तो उपराष्ट्रपति क्या करता है? तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं ना, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। ठीक, इनका तो एक अपना काम है। अगर राष्ट्रपति ना रहे तो राष्ट्रपति के रूप में काम करना स्टार्ट करेंगे, अगर राष्ट्रपति है तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे। ठीक उसी तरह से अगर हाथू मुंडा है तो पाहन क्या करेंगे? तो ये पाहन क्या करते हैं? पूजा पाठ करवाने की काम करते हैं। पूजा पाठ करवाने की काम करते हैं। हम आपको यहाँ बताएंगे कि वो धार्मिक से रिलेटेड काम करते हैं। और जो ये आपके हाथू के जो सहायक होते हैं, हाथू मुंडा के जो सहायक होते हैं वो पाहन होते हैं, और पाहन के जो सहायक होते हैं वो महतो होते हैं। ठीक है, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि मुंडा और पाहन दोनों के सहायक महतो होते हैं। अब ये कैसे दोनों का सहायक हो सकते हैं? क्योंकि महतो का काम है कि वे हाथू में जाकर के घूमे और लोगों की क्या परेशानी है उस परेशानियां को इकट्ठा करे और राजा तक पहुंचाए, इनके जो प्रमुख हैं उनके तक पहुंचाए, और प्रमुख द्वारा दिया गया कोई भी सूचना हो वो जनता तक पहुंचाए। ठीक है, तो ये जो महतो हैं वो आपके हाथू मुंडा के भी सहायक होते हैं और आपके पाहन के भी सहायक होते हैं। पाहन के लिए इसलिए सहायक होते हैं क्योंकि पाहन भी तो कभी कभी हाथू मुंडा के रूप में काम करते हैं। अगर पाहन हाथू मुंडा के रूप में काम करते हैं तो महतों का भी काम होता है सूचना ही तो पहुंचाना, या तो वो सूचना पाहन को दे रहे हों या वो हाथू मुंडा को दे रहे हों, दोनों के लिए ही तो सहायक हुए। अगर वो हाथू मुंडा अपने पद पे कार्यरत हो तो महतो उस सूचना को हाथू मुंडा को देता है। अगर पाहन हाथू मुंडा के पद पे कार्यरत हो तो पाहन को सूचना
महातों देता है। तो दोनों स्थिति में अगर आप देखते हैं तो महातों हाथों मुंडा का भी सहायक होता है और पाहन का भी सहायक होता है। इसलिए हम लिखे हैं कि पाहन और मुंडा का सहायक जो है वो महातों है। महातों का काम ही है सूचनाओं को आदान प्रदान करना। अब ये हाथों का जो प्रमुख होता है हाथों मुंडा, उसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि अगर दो गांवों के बीच विवाद हो जाए, दो गांवों के बीच अगर विवाद हो जाए तो उसमें से वे निपटारा करेंगे। ये उनका हाथों मुंडा का काम है। अब ये पट्टी क्या होता है? पट्टी कई गांवों के मिलने से पट्टी का निर्माण होता है, अर्थात कह सकते हैं आप कि गांवों के समूह को पट्टी कहते हैं। कई गांवों के मिलने से पट्टी का निर्माण होता है और इसके प्रमुख जो होते हैं वो मानकी होते हैं। इनके जो प्रमुख होते हैं वो मानकी होते हैं। मानकी का जो काम होता है वो क्या होता है? तो मानकी का काम होता है विवाद को सुलझाना। ये अगर जो विवाद हाथों मुंडा नहीं सुलझा पाए वो विवाद मानकी सुलझाएंगे। ठीक उसी तरह से बात हो गया, क्योंकि ये मध्यम स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। अगर ये निम्न स्तर की प्रशासनिक सेवा कोई भी विवाद को निपटा नहीं पाया तो इसका कर्तव्य बनता है कि मध्यम प्रशासनिक व्यवस्था पे जो कार्यरत है वे इनके विवाद को निपटाएं। अर्थात जो हाथों मुंडा द्वारा विवाद को नहीं निपटाया जा सका उनका निपटारा मानकी करेंगे। ठीक है। एक होता है पढ़ा या पढ़ा। अब ये पढ़ा का निर्माण कैसे होता है? तो आपको हम बताएं कि एक गांव को हाथों कहते हैं और कई गांवों के मिलने से पट्टी का निर्माण होता है और कई पट्टियों के मिलने से पढ़ा का निर्माण होता है। अब कितने पट्टी? तो लगभग 12 या तो 20 पट्टी के मिलने से एक पढ़ा का निर्माण होता है। ठीक है, यही हम लिखे हैं कि कई पट्टी लगभग 12 से 20 से मिलकर बनी पंचायत को हम लोग पढ़ा या पढ़ा कहते हैं। इसके जो प्रमुख होते हैं वो पहड़ा राजा होते हैं। इसके जो प्रमुख होते हैं वो पढ़ा राजा होते हैं, या पढ़ा लिखिएगा, पढ़ा राजा होते हैं। इनका कार्य होता है 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच विवादों, मतलब जो विवाद यहाँ भी नहीं सुलझा वो विवाद यहाँ सुलझेगा और यहाँ जो डिसीजन दिया जाएगा वो अंतिम डिसीजन होगा, सर्वोमान्य डिसीजन होगा। समझ जाइए ये सुप्रीम कोर्ट है, ये समझ जाइए सुप्रीम कोर्ट है। 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच विवाद को निपटाना इनका काम है। यह मुंडा व्यवस्था में सर्वोच्च है। हम आपको पहले भी बताएं कि ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो मुंडा शासन व्यवस्था का सबसे सर्वोच्च व्यवस्था है। इसे मुंडा जनजाति में सर्वोच्च, इसे मुंडा जनजाति में सर्वोच्च माना जाता है। इसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसी को सब मान लिया गया है। इनके जो निर्णय होंगे वो सर्वमान्य होंगे। अगर किसी भी गांव का विवाद हाथों में नहीं सुलझा तो आएगा पट्टी में, और अगर पट्टी में नहीं सुलझा तो आएगा पहरा में या तो पढ़ा में। और अगर यहाँ की निर्णय को आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। अगर यहाँ के निर्णय को नहीं मानते हैं तो आगे बढ़िए, लेकिन यहाँ के निर्णय को आपको मानना पड़ेगा। जस्ट हम आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानना ही पड़ता है, उससे आगे आप कोई अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से पढ़ा के द्वारा दिया गया, पढ़ा राजा के द्वारा दिया गया निर्णय आपको मानना ही पड़ेगा, इसके आगे आप कोई अपील नहीं कर सकते हैं। ये पढ़ा एक प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे सर्वोत्तम पद है, तो इसमें काम भी अधिक करने वाले लोग हैं और काम करने वाले लोगों की जो कैटेगरी है वो अलग अलग है। जैसे इसमें 6 कार्यपालक काम करते हैं। जैसे पहला ठाकुर, पढ़ा राजा का सहायक होता है। ये राजा है ना, पढ़ा राजा है, पढ़ा राजा के एक सहायक होते हैं जिनका नाम है ठाकुर। एक होता है दूसरा दीवान, 6 लोग काम करते हैं। दूसरा दीवान, पढ़ा राजा का जो मंत्री, देखिए मंत्री का काम क्या होता है। मंत्री अगर देखा जाए तो वहाँ 2 हैं, एक गढ़ मंत्री, एक राज मंत्री। गढ़ मंत्री समझिए कि एक आपका होता है जो आपका एक होता है देश स्तर पे मंत्री जो होते हैं, और एक होता है विदेश स्तर की मंत्री। तो वह पढ़ा राजा के जो मंत्री होते हैं
वे भी दो प्रकार के मंत्री यहाँ होते हैं, एक गण मंत्री, एक होता है आपका राज्य मंत्री। तो ये ठाकुर जो होते हैं वो पहाड़ा राजा के सहायक होते हैं, जो दीवान होते हैं वो पहाड़ा राजा के मंत्री होते हैं। आपको पता होगा, या तो मुख्यमंत्री की बात की जाए या तो प्रधानमंत्री की बात की जाए, प्रधानमंत्री अपनी स्वेच्छा से सारे काम नहीं करते, वे मंत्री परिषद की सलाह पे काम करते हैं। मुख्यमंत्री भी अपने मन से काम नहीं करते, वे भी मंत्री परिषद की सलाह पे काम करते हैं। ठीक उसी तरह से ये भी तो एक राजा है और इनको सुझाव देने के लिए मंत्री की जरूरत पड़ती है। तो यही मंत्री जो हैं राजा को सुझाव देने की काम करते हैं। ये राजा और मंत्री के बीच एक कहते हैं पूरक होता है। मंत्री द्वारा दिया गया आदेश को इन लोग मानते हैं, लेकिन ये सारे जो लोग होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो राजा को सलाह देने का भी काम करते हैं। राजा इन लोगों को आदेश देंगे, लेकिन इन लोग सिर्फ राजा को सलाह दे सकते हैं। तो ये दीवान कौन होते हैं? तो पढ़ा राजा के जो मंत्री होते हैं उसे हम लोग दीवान कहते हैं। पांडे दस्तावेजों अर्थात कागजात का रख रखाव करने वाला अधिकारी तथा राजा के कहने पर यह नोटिस जारी करता है। राजा के कहने पे पांडे नोटिस जारी करता है। एक होता है बरकंदाज, जिसे हम लोग सिपाही कहते हैं। ये दीवान के आदेश, दीवान अर्थात मंत्री के आदेश पर गांव गांव में नोटिस भेजता है, नोटिस देता है। एक होता है दरोगा, दरोगा को कर्ता भी कहते हैं। सभा कार्यवाही का नियंत्रक, मतलब अगर कहीं सभा चल रही है तो उसमें बहुत ऐसे लोग उथल पुथल कहते हैं, बहुत ऐसे झगड़ा झंझट होता है, तो उससे नियंत्रण करने के लिए जो होता है वो दरोगा होती है। एक होता है लाल, सभा में वकील की भांति बहस करने वाला को हम लोग कहते हैं लाल। क्या कहेंगे? लाल। जो सभा में दोनों पक्ष के द्वारा जो वकील लाया जाता है, ठीक है, वो वकील लाया जाता है, लेकिन पहले वकील अभी ना वकील हैं, लेकिन यही चीज जो पहले काम करते थे वकील का काम, उसे हम लोग कहते हैं लाल। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ गया होगा। ये अगर आप मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो आपको ये वर्ड जो मिलेंगे वो कंफ्यूज करेंगे कि मुंडा शासन व्यवस्था में सरना क्या होता है। तो सरना गांव में निवास करने वाले देवता स्थल को मुंडा शासन व्यवस्था में उसे सरना कहा जाता था। गांव में निवास करने वाले देवता स्थल को सरना कहा जाता है। एक होता है यखड़ा। यखड़ा क्या होता है? जहां पंचायत सभा होती है, अर्थात पंचायत सभा स्थल को, पंचायत सभा स्थल को अखाड़ा कहते हैं। जहां बैठक वगैरह होती है उसे अखाड़ा कहते हैं। अखाड़ा पे एक और काम होता है, जहां युवा एवं युवतियां नाच गान करते हैं, उसे हम लोग भी अखाड़ा कहते हैं। यह अखाड़ा को हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं। अगर युवा एवं युवतियां नाच गान करते हैं तो उसे हम लोग सांस्कृतिक केंद्र भी कह सकते हैं, सांस्कृतिक केंद्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ अखाड़ा पे दो काम होता है। एक तो पंचायत सभा का स्थल है जिसे हम लोग अखाड़ा कहते हैं। अखाड़ा पे एक और काम होता है जहाँ वहाँ के युवा एवं युवतियाँ नाचते गाते हैं। एक होता है श्मशान। चीज़ों को देखिएगा, श्मशान जहाँ शवों को दफनाया जाता है, अर्थात मृत व्यक्तियों को जहां दफनाया जाता है वैसे जगह को मुंडा शासन व्यवस्था में श्मशान कहा जाता है। जहां मृत व्यक्तियों को दफनाया जाता है, या आप कह सकते हैं जहां शवों को दफनाया जाता है उस जगह को हम लोग श्मशान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुंडा शासन व्यवस्था में जहां शवों को दफनाया जाता है, शव को दफनाने के बाद एक उस पे सिल्ली रख दी जाती है, पत्थर की एक सिल्ली रख दी जाती है।
ऐसा एक कह सकते हैं कि वो सिल्ली क्यों रखी जाती, तो आप कह सकते हैं कि संतुष्टि के लिए, आत्मा की शांति के लिए। जैसे लोग, अगर आप हिंदू रीति रिवाज में देखा जाए तो अगर पूरी शव जल जाती है तो वहाँ से लोग लकड़ी ले आते हैं, क्योंकि एक संस्कृति है, रीति रिवाज है। तो ये हिंदू धर्म की रीति रिवाज है, क्योंकि वहाँ लोग जला उससे थोड़ा सा लकड़ी लेकर के लोग घर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी एक रीति रिवाज है। तो फिर उसी तरह से मुंडा शासन व्यवस्था में भी मृत शवों पे भी एक सील रख दिया जाता था, पत्थर के सील, ताकि उसकी एक संस्कृति में मौजूद होगी, आत्मा को शांति मिलती होगी, लोगों को इसे करने से संतुष्टि मिलती होगी, इसलिए वहाँ लोग उस शव पे पत्थर के सील रख दिया जाता। और उस पत्थर के सील जो रख दिए जाते थे उसे हम लोग शसान दिरी कहते हैं, शसान दिरी कहते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। सरना किसे कहते हैं या खड़ा किसे कहते हैं, शासान किसे कहते हैं, तो आप इस चीज़ों को अब भूलिएगा नहीं। अब कुछ ऐसे वर्ड भी हैं आपके सामने जो हम आपको बताते हैं, चीज़ें आप लिखते चले जाइएगा। अब यहाँ कुछ प्रमुख शब्द हैं, जैसे अखड़ा, पाहन, महातम, भूतखेता, पहड़ा राजा। तो ये अखड़ा क्या है हम आपको बता दें। पाहन का काम होता है पूजा पाठ करवाना मूल रूप से, लेकिन अगर हाथू मुंडा अनुपस्थित हो तो वैसे में हाथू मुंडा का काम पाहन करते हैं, लेकिन हाथू मुंडा अपने पद पे हो तो पाहन का काम होता है पूजा पाठ करवाना, ताकि हाथू या गांव में शांति बनी रहे। इसके लिए पाहन को भूमि दी जाती है, इसके लिए पाहन को भूमि दी जाती है पूजा पाठ करवाने के लिए, और इस भूमि को कहते हैं हम लोग डाली कटारी भूमि, डाली कटारी भूमि, ठीक है। पूजा पाठ करवाने के लिए जो भी पाहन को भूमि दी जाती है उसे हम लोग कहते हैं डाली कटारी भूमि। महत्व का काम है राजा के द्वारा क्या सूचना दी जा रही है, इस सूचना को प्रजा तक पहुंचाए, वहाँ के लोगों तक पहुंचाए, और प्रजा को क्या प्रॉब्लम है इस सूचना को राजा तक पहुंचाए। ये भूतखेता क्या होती है। भूतखेता भूत प्रेत से बचाने के लिए पाहन पूजा पाठ करते हैं। भूत प्रेत से बचाने के लिए पाहन पूजा पाठ करते हैं, और इस पूजा पाठ करने के लिए पाहन को खेत दिया जाता है, और इस खेत को हम लोग भूत खेता कहते हैं। और इस भूत खेता के मदद से जो भी राजस्व की प्राप्ति होती है, जो भी आय की प्राप्ति होती है, ये आय के माध्यम से ही ये भूत प्रेत की पूजा करते हैं, ताकि भूत प्रेत की प्रकोप से हाथू लोगों को बचाया जा सके। ये पहड़ा राजा क्या होता है। पहड़ा राजा प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे सर्वोच्च कह सकते हैं अधिकारी होता है। मुंडा शासन व्यवस्था का सबसे सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो होता है पहड़ा राजा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आया होगा। कुछ चीज़ों को आप ये चीज़ें समझ लीजिए। ये जो आपके ठाकुर होते हैं, दीवान होते हैं, पांडे होते हैं, बरकंदाज होते हैं, दारोगा होते हैं, लाल होते हैं, ये पद वंशानुगत पद है। कहने का मतलब अगर ठाकुर अभी जो वर्तमान में होगा, ये अगर कहीं मर जाता है तो उसका बेटा ही इस पद पे आएगा ठाकुर, ठीक है। दीवान का बेटा ही दीवान बनेगा, पांडे का बेटा ही पांडे बनेगा, ये सारी ऐसे चलेगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो पद होंगे वो वंशानुगत पद होंगे। लेकिन ये जो आपका पढ़ा राजा का जो पद होगा वो वंशानुगत पद नहीं होगा। इनका चुनाव होने के बाद ही कोई भी पढ़ा राजा बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो ये आपके मानकी होते हैं और जो आपके राजा होते हैं, ये फ्री में काम करते हैं। ये काम करने के बदले, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था में ये काम कर रहे हैं, ये काम करने के बदले कोई पैसा नहीं लेते हैं। इसलिए इसे हम लोग राज्य व्यवस्था ना कह करके इसे हम लोग सहकारिता व्यवस्था कहते हैं। सहकारिता व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था ना कह के, अगर राज्य व्यवस्था की बात होती है
तो लोग काम करता है लेकिन उसके लिए सैलरी लेती है। लेकिन वैसे लोग जो काम भी कर रहे हैं और पैसे नहीं ले रहे हैं, वैसे लोग को हम लोग सहकारिता कहते हैं। जैसे अगर कोई भी बहुत ऐसे सरकारी संस्थान होते हैं जो सहकारिता के अंतर्गत आते हैं, जैसे सहकारिता बैंक, तो वे क्या होते हैं कि वो काम करने के लिए पैसा नहीं लेते हैं। उसी तरह से आपके जो पहाड़ा राजा और मानकी हैं वो पैसा नहीं लेते हैं, इसलिए इस पद को हम लोग मानकी पद को और पहाड़ा राजा पद को सहकारिता पद भी कहते हैं। एक चीज आप चीजों को समझिएगा, हम आपको क्या बताएं कि मुंडा द्वारा बनाया गया खेत को हम लोग खुटकट्टी खेत कहते हैं, मुंडा द्वारा बनाया गया गांव को खुटकट्टी गांव कहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आ रही है वो खुटकट्टी करके आ रही है। तो हम यहाँ सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वो खुटकट्टी व्यवस्था चल रही है। ध्यान दीजिएगा, मुंडा शासन व्यवस्था को खुटकट्टी शासन व्यवस्था भी कहते हैं, खुटकट्टी शासन व्यवस्था भी कहते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में खुट का मतलब होता है परिवार, खुट का मतलब होता है परिवार। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। जो आप देख रहे हैं मुंडा, पट्टी और पढ़ा, ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था का एक उदाहरण है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का ही एक उदाहरण है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके सारे कमेंट को पढ़ेंगे, आपके सारे कमेंट का हम जवाब देंगे। तो आप अगर नहीं समझ आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, अपना राय दें, ताकि मुझे भी ये समझ आए कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही है या समझ नहीं आ रही है, तो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।